गुड आफ्टरनून। आपको मैंने पिछले क्लास में जो समझाया था उसमें कोई डाउट है किसी को? कोई प्रॉब्लम? किसी को भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। तो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे पेंडुलम प्रॉब्लम की, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे दो चार्ज हैं, एक है Q1, इसका मास है M1, और यहाँ पे चार्ज है, चार्ज को सेम ही रखते हैं, Q चार्ज। एक का मास है M1, दूसरे का मास है M2। इसका इक्विलिब्रियम जो है, इधर से ये θ1 एंगल बना रहा है और यहाँ से θ2 एंगल बना रहा है। कंडीशन ये दिया गया कि M1 इज ग्रेटर देन M2। तो θ1 और θ2 में क्या रिलेशन है? ये सिंपल एग्जांपल है, सब लोग आंसर दे सकते हो। θ1 इज ग्रेटर देन θ2 होगा, θ1 लेस देन θ2 होगा, या दोनों बराबर होंगे? क्या लग रहा है? M1 इज ग्रेटर देन M2 है, M1 ग्रेटर देन M2। आपसे पूछा जा रहा है कि θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होगा? ऑप्शन दो, कौन सा? सर ए चार्ज बी? सेम है। हाँ, चार्ज सेम है। इतना टाइम लगाओगे? माइक ऑन करो, फटाफट आंसर दो। ए ऑप्शन में ए ऑप्शन किसी का है? बी ऑप्शन? सी ऑप्शन? अरे यार, कोई तो बोलो, कुछ भी बोलो, गलत सही क्या फर्क पड़ता है। M1 ज्यादा है M2 से। सर बी। बी ऑप्शन। और कोई? सर सी। सी? चलो, एक लोग सी बोल रहे हैं। सी, चलो दो लोग हो गए। सर ए। बी में भी दो लोग हो गए। और कोई? सर ए। ए में एक लोग हैं, बाकी लोग सर को बी। समझ में ही नहीं है। बी? बी। हाँ, डी? डी है ही नहीं। सर बी। हाँ, ओके ओके ओके। सॉरी, बी बी। सर बी। हाँ, ओके ओके, समझ गया। तो सही आंसर जो है वो ए नहीं है, सी भी नहीं है, बी सही आंसर है। सिंपल सा है ना यार। ये अगर बढ़ गया, M1 अगर बढ़ गया तो M1G बढ़ जाएगा, मीन्स ये इधर की तरफ ज्यादा झुकाव लेगा, तो θ1 क्या रहेगा? लेस रहेगा θ2 से। ये सिंपल बी ऑप्शन, एकदम सिंपल है। फोर्स टू चेंज। हाँ, गुड गुड। चेंज तो हो नहीं रहा, फोर्स दोनों के बीच का चेंज हो नहीं रहा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो mg फोर्स ही से डिसाइड करें। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। देखो, यहाँ पे दो चार्ज हैं Q Q। जब इनके बीच का एंगल 45 डिग्री था, ये लेंथ L ले लेते हैं, ये भी लेंथ L ले लेते हैं। जब एंगल 45 डिग्री था तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स जीरो थे। लेकिन जब मैंने 60 डिग्री इसको थोड़ा दूर कर दिया, 60 डिग्री पे दोनों चार्ज को लेके गए और उसे छोड़ दिया। व्हेन, क्वेश्चन लिख लेना,
व्हेन सिस्टम या थीटा इक्वल टू आप लिख लो, व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, system is in equilibrium, system is in equilibrium. If theta equal to 60 degree and released, सिस्टम को रिलीज कर दिया गया, फाइंड एक्सेलरेशन, मास m सपोज कर लो, q, m, q, m, फाइंड एक्सेलरेशन होगा ना, क्योंकि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे नेट फोर्स 0 है, तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन 0 होगा, बट यहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे ले जाकर के सिस्टम को आपने रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद उस सिस्टम का कुछ एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि नेट फोर्स वहां पे आ जाएगा, नेट फोर्स आने से इसके पास एक्सेलरेशन भी होंगे, तो वो एक्सेलरेशन हमें बताना है। ए का वैल्यू कितना है, कोशिश करो, आपके पास 2 मिनट टाइम दे रहा हूं मैं। 45 डिग्री पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, लेंथ एल है, क्यू चार्ज है, मास एम है। जब थीटा 60 डिग्री हो जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है तो एक्सेलरेशन आपको बताना है। ट्राई करो, 2 मिनट। कुछ दिख रहा है आंसर आने का चांस? सर ऑप्शन नहीं दोगे? नहीं, बड़ा है थोड़ा आंसर। के क्यू क्यू अपॉन के क्यू स्क्वायर ले लेता हूँ। सर ऊपर 4 भी डाल दो। 4, ओके, अपॉन एल स्क्वायर एल स्क्वायर 3m, एल स्क्वायर इंटू 3m। 3m, नीचे ही है सर वो, हाँ वो नीचे ही है। अच्छा नीचे, तो 3m ऐसा। हाँ और कोई? और किसी का आंसर आया? एक्सेलरेशन और कोई कोशिश कर रहा है? चलो अब देखो इधर, सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे एंगल कितना है? 45 डिग्री। यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ
यहाँ पे भी चार्ज Q है, ये लेंथ L, ये एंगल है 45 डिग्री। अच्छा ये 45 है तो ये वाला लेंथ कितना होगा, L cos 40 सॉरी L sin 45, तो L बाई रूट 2। ये भी एंगल 45 है तो ये वाला जो साइड होगा वो भी L बाई रूट 2 ही होगा। टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कितना, 2L बाई रूट 2। मीन्स अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो रूट 2L आएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा रूट 2L आएगा। और इसका मास m है तो मैंने बोला था किसी एक पॉइंट पे आप नेट फोर्स को क्या कर लो, बैलेंस्ड। अच्छा इधर आप देखें टेंशन T है, स्ट्रिंग है यहाँ पे टेंशन T, एक इधर नीचे mg फोर्स लग रहा होगा, एक इधर कूलम्ब फोर्स कितना kq स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो रूट 2L का स्क्वायर। एंगल देख लेते हैं, ये एंगल आपका 45 डिग्री है, तो इधर T sin 45 और इधर T cos 45, T cos 45 mg को बैलेंस कर रहा है, T cos 45 is equal to mg and T sin 45 is equal to kq स्क्वायर अपॉन रूट 2L का होल स्क्वायर है तो आप लिखोगे इसको 2L स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर आप टेंशन को हटाना चाहो, टेंशन को, तो आप सिंपल डिवाइड कर दो, दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो tan 45 आ जाएगा। इसको आप फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करने से tan 45 आएगा। और इधर देखना kq स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg, ये tan 45 का वैल्यू 1 है तो आप चाहो तो यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा आपको, kq स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर इज इक्वल टू mg, जहां पे kq स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर आए उसको आप क्या लिख लोगे, mg लिख लोगे। अच्छा जब ये 60 डिग्री पे पहुंचा तो नेट फोर्स 0 नहीं है। आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, मैं हटा दे रहा हूं। जब यही सिस्टम 60 डिग्री पे पहुंचा तो नेट फोर्स 0 नहीं है। ये हो गया 60 डिग्री, ये लेंथ L है, दिखाई दे रहा है क्या सबको, या इंक डाल लूं मैं, एक मिनट रुक जाओ, मैं इंक डाल ही लेता हूं, रुक जाओ। हाँ ये भी एंगल आपका 60 डिग्री, यहां पे mg फोर्स लग रहा होगा, इधर टेंशन T होगा और फोर्स कूलम्ब फोर्स इधर होगा इस पे। अब कूलम्ब फोर्स चेंज हो गया होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गया होगा इन दोनों के बीच का। पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहां पे आ जाएगा L sin 60 मीन्स रूट 3L बाई 2 और ये भी रूट 3L बाई 2 आएगा। मैं लिख भी देता हूं L sin 60 और इधर भी L sin 60 इक्वल टू रूट 3L बाई 2, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो रूट 3L रहेगा। तो कूलम्ब फोर्स कितना, इधर वाला kq स्क्वायर अपॉन रूट 3L का होल स्क्वायर, तो आप चाहो तो लिख सकते हो 3L स्क्वायर। अच्छा जब आप इस पोजीशन पे ला करके इसको रिलीज कर रहे हो, रिलीज करना मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं रहेगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 0। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एकदम लास्ट इंस्टेंट पे आप देखो जब इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो तो
स्ट्रिंग के अलोंग नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। जो भी फोर्स रहेगा वो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग रहेगा, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स रहेगा, क्योंकि मूवमेंट अब इसी डायरेक्शन में होने वाला है। जैसे आप ये पेंडुलम को कंसीडर करो तो ये ऐसे ही मूवमेंट करेगा, इसका डायरेक्शन टेंजेंशियल रहेगा, तो नेट फोर्स भी टेंजेंट के अलोंग ही रहेगा, इसके अलोंग नहीं हो सकता है कोई भी फोर्स। बस यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाना था। तो देख लें, ये डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो हमारा मेन मोटो होना चाहिए नेट फोर्स मैं इसके परपेंडिकुलर, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर निकाल लूं। उसके लिए हमें सारा एंगल चाहिए होगा। तो देखो ये एंगल 60 है तो ये 30 डिग्री होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 60 है तो ये 30 होगा। तो mg का कंपोनेंट देखो, हमें एक ही काम करना है, जो स्ट्रिंग के अलोंग फोर्स है उसको छोड़ दो और जो नहीं है उसको तोड़ दो। तो ये mg आप देख सकते हो स्ट्रिंग के अलोंग नहीं है, तो आप उसको इधर के डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा mg cos 30 और इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट होगा mg sin 30। अब mg sin 30 तो बैलेंस करने में यूज हो जाएगा, टेंशन को ये वाला बैलेंस करेगा उस। अब ये कूलॉम फोर्स का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो कूलॉम का कंपोनेंट और mg का कंपोनेंट दोनों टेंशन को बैलेंस कर रहे होंगे। अब कूलॉम फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट देखना है, ये देखो ये 60 डिग्री है तो ये भी पक्का 60 डिग्री होगा। इसका कंपोनेंट इधर की तरफ के क्यू स्क्वायर बाई 3l स्क्वायर इंटू कॉस 60, और इधर की तरफ यहां लिख देता हूं के क्यू स्क्वायर बाई 3l स्क्वायर इंटू साइन 60। देखो इस फोर्स का कोई मतलब नहीं, ये और टेंशन, क्योंकि वो स्ट्रिंग के अलोंग वाले फोर्स है, ये अपने आप में ही बैलेंस हो रहे होंगे। हमारा मेन मतलब है इस फोर्स से और इस फोर्स से। अब सिस्टम को आपने रिलीज करा है तो वो आगे बढ़ रहा है इधर, तो नेट फोर्स ये वाला ज्यादा होगा, mg cos 30 ग्रेटर होगा किससे, के क्यू स्क्वायर बाई 3l स्क्वायर इंटू कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे आप 1/2 भी लिख सकते हो। चलो अब देख लेते हैं नेट फोर्स, F net is equal to mg cos 30 minus kq square by 3l square into cos 60। अब देखना के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को आप 2mg लिख सकते हो, ये 2 को इधर लेके आ जाओ, तो जहां के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है आप उसके जगह पे 2mg लिख लो। तो इसको क्या लिख सकते हैं देखना, √3mg/2, cos 30 का वैल्यू √3/2 माइनस ये के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2mg/3 इंटू ये आ जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, mg कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 माइनस 1/3, ये है एफ नेट। तो ए नेट कितना हो जाएगा, आप मास से डिवाइड कर लो, तो आ जाएगा g टाइम्स ऑफ √3/2 माइनस 1/3। एकदम स्टेप वाइज है, यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया mg sin 30 और ये वाला, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के बाद इसका कोई मतलब नहीं है, फिर mg का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने तोड़ दिया है उसे कंपोनेंट में। नोट कर लो, पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, या कोई है ऐसा जिसको नहीं आया समझ में।
यही आपका फाइनल आंसर। नोट कर लिए? यस सर। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं घर पे सॉल्व करने के लिए, कोशिश करना। थोड़ा ज्योमेट्री का खेल है, देखते हैं आप खेल पाते हो कि नहीं। एक ऐसे वाल है यहाँ पे, और इस पार्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे एक चार्ज फिक्स कर दिया गया है। ये वाला चार्ज जो है वो फिक्स है। यहां से एक ऐसे पेंडुलम को लेके जाते हैं। ये वाला जो लेंथ है वो L है। ये एंगल बना रहा है थीटा, ये भी लेंथ L है। यहाँ पे चार्ज Q है और मास M है। आपको बताना है इसमें टेंशन कितना है। यही सब वेरिएबल के टर्म में आपको बताना है, Q, L, थीटा, M, इसी के टर्म में आपको टेंशन बताना है। ये भी साइड L है, ये भी साइड L है।
यहाँ पे एक चार्ज क्यू है और यहाँ पे भी एक चार्ज क्यू है, तो आप सॉल्व करना इसे। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, एंगल वगैरह थोड़ा आपको ज्योमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा, आप ट्राई करना, नोट कर लो ये भी होमवर्क। सर ऑप्शन तो दे दो। आंसर मेरे पास नहीं है अभी, ठीक है सर ऑप्शन है? जो भी लाना आंसर वो नहीं, ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक ना, आपको खुद ही सॉल्व करना है। इस टर्म में अगर आ जाता है तो एक छोड़ देना। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म में क्या है भाई, देखो अभी हम यहाँ पे दो चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, आप चाहो तो कितने भी चार्ज कंसीडर कर सकते हो। एक चार्ज मैंने कंसीडर करा Q1, जो पोजीशन वेक्टर होता है वो एक पॉइंट है, पॉइंट का इंफॉर्मेशन हमें पोजीशन वेक्टर देता है। जैसे आपको बोल देगा Q1 का कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4, तो समझ लेना है कि Q1 जो पॉइंट है वो ओरिजिन से जो वेक्टर बनाएगा वो होगा 2i + 3j + 4k, ठीक है, ये एक तरह का पोजीशन वेक्टर ही है, तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। अब देखें, एक चार्ज Q1 लिया, दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2 लिया। Q2 का पोजीशन वेक्टर को R2 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और Q1 के पोजीशन वेक्टर को R1 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें डिस्टेंस चाहिए होता है Q1 और Q2 के बीच का, ये डिस्टेंस की बात करनी होती है। कैसे होगा ये डिस्टेंस, देखें वेक्टर रूल आपने पढ़ा होगा, ट्रायंगल रूल भी आपने पढ़ा होगा। अगर आप Q2 पे पहुंचना चाहते हो तो पहुंचने के दो रास्ते, एक डायरेक्ट R2 से पहुंच सकते हो, एक R1 में ये डिस्टेंस ऐड करके पहुंच सकते हो, और वेक्टर बोलता है आप किसी रास्ते से पहुंचो डिस्टेंस सेम ही होएगा, ये प्लस ये इक्वल टू ये वेक्टर का कंडीशन है। अगर आपको Q1 पे पहुंचना है तो Q1 पहुंचने के दो रास्ते, एक इधर R2 प्लस ये वाला और एक डायरेक्टली R1, तो आप लिख सकते हो R1 = R2 प्लस दिस। तो आपको जिस पे भी फोर्स कैलकुलेट करना होता है उसके करेस्पॉन्डिंग हम इनके बीच का डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। आप यहां से यहां भी जा सकते हो, यहां से यहां भी जा सकते हो, तो ध्यान से समझना इसे। कोई भी आप वेक्टर लिखते हो F वेक्टर, तो उसके साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड आता है और उसका डायरेक्शन आता है, ये आपको वेक्टर में सिखाया जाता है कि जब भी आप कोई वेक्टर लिखते हो उसका वो इक्वल होता है उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर के। अच्छा, मैग्नीट्यूड आपको बताया जा चुका है। अगर आप Q2 पे फोर्स निकाल रहे हो तो इसको लिखने का तरीका क्या है भाई, देखो Q1 Q2 पे फोर्स किधर लगा रहा होगा, इधर रिपल्सिव, दोनों हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, और जब भी हम डेरिवेशन करते हैं मैंने आपको बताया भी कि दोनों हम पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर करते हैं, तो ये वाले फोर्स को आप लिखोगे F/2 ड्यू टू 1, मीनिंग भी लिख लेना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको लिखते हैं F/1। और Q2 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा होता है जिसका डायरेक्शन ये है F12, इसका मतलब हुआ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। थोड़ा ये और टेढ़ा होगा, ऐसे, ये वेक्टर है। अब फोर्स के करेस्पॉन्डिंग ही यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी मेंशन करेंगे। जब आप F21 लिख रहे हो तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप लिखोगे R21 वेक्टर। R21 का मतलब आपको 2 पे पहुंचना है 1 से, तो R21 वेक्टर का जो डायरेक्शन है और F21 का जो डायरेक्शन है दोनों सेम।
इसका भी देख लो कि क्या लिखना है। R21 का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस या ऐसे पोजीशन वेक्टर ऑन टू फ्रॉम 1। R21 का मतलब हुआ पोजीशन वेक्टर ऑन टू फ्रॉम 1, ये R21 का मतलब है। आप इसको चाहो तो R12 भी लिख सकते हो। R12 इसके लिए रिप्रेजेंट करेगा, मतलब R12 का जो डायरेक्शन होगा F12 का डायरेक्शन होगा, दोनों सेम है। R12 भी यहां से यहां तक जाएगा और R21 यहां से यहां तक आएगा। फिर से एक बार समझ ले, F21 का डायरेक्शन और R21 का डायरेक्शन दोनों सेम, R12 का डायरेक्शन F12 का डायरेक्शन दोनों सेम। फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग लिखना सीख लिए हैं, K-Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को आप कैसे लिखोगे? उसके लिए हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं, 2-1 फोर्स निकाल रहे हैं या 1-2 फोर्स निकाल रहे हैं। तो अभी हम सपोज कर लेते हैं 2-1, तो यहां पे आप लिखोगे K-Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर, इसका होल स्क्वायर। फिर यहां पे है F कैप, F कैप डायरेक्शन वेक्टर है किसका? F21 का। अब सोचे, जो F21 का डायरेक्शन है वही R21 का भी डायरेक्शन है, तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो K-Q1 Q2 बाई R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर इनटू R, यहां पे 21 लिख देता हूं, R21 का कैप। F21 कैप के जगह पे R21 कैप भी आप लिख सकते हो, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड दोनों का 1 होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। इनका काम केवल डायरेक्शन बताना है, और हम देख रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो आप F21 के जगह पे R21 कैप भी लिख सकते हो। K-Q1 Q2 बाई R21 वेक्टर का मोड उसका स्क्वायर इनटू, फिर से समझे एक बार, कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? यहीं से अगर आप देखो तो F कैप कैसे निकालोगे आप? F वेक्टर में मैग्नीट्यूड ऑफ F से डिवाइड कर दो, F वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये तरीका है F कैप कैलकुलेट करने का, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने का। तो आप यहां पे लिख सकते हो R21 कैप मींस R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। नीचे देखो मैग्नीट्यूड आ गया, यहां पे भी मैग्नीट्यूड ही है, तो नीचे में R21 वेक्टर का होल क्यू हो जाता है। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको, K-Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का Q इंटू R21 वेक्टर। अब R21 का क्या मतलब है? आप पहले यहां से यहां पहुंचे हो, देखना 1 से 2 के पास पहुंचे हो, तो R21 वेक्टर को आप लिख सकते हो R2 माइनस R1। कैसे लिख सकते हैं वो भी देख लो। यहाँ पे मैंने बोला था आप पहुंचना चाहते हो, यहाँ पे वेक्टर कहता है आप पहले चलो R1 फिर चलो R21, और डायरेक्टली आप R2 से भी पहुंच सकते हो। तो इसको लिखा जाता है R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। सो R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अभी इसके प्लेस पे रख देते हैं। गाइस आप सबकी क्लास खत्म होने वाली है, अभी आप सब लोगों को वापस ज्वाइन करना है। सब लोग वापस ज्वाइन करेंगे। सर कितना टाइम बचा है सर? सब लोग वापस ज्वाइन करेंगे यही क्लास को। ऑलराइट गाइस, आपकी 1 मिनट में अभी क्लास खत्म होने वाली है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ अपनी साइड से। आप सब लोग वापस ज्वाइन करेंगे। ओके फिर ठीक है, ज्वाइन कर लो।